बिल्कुल। नहीं संजीव जी, मेरा सवाल थोड़ा सा अलग दूसरे तरीके से होगा इसको, कि आप ये देखिए कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी से टूटकर जितने भी आप जिनके ऊपर चार्जेस लगा रहे थे या नहीं भी चार्ज लगा रहे थे, जो खास करके पार्टी में ही अलग थलग हो गए थे, वो जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो वो आकर के यहाँ पर केजरीवाल एंड कंपनी के बारे में, केजरीवाल तो की पार्टी कोई राजनीतिक पार्टी मैं नहीं मानता हूं उसको, वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही मैं मानता हूं। तो क्या आपको लगता है कि उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर जिस प्रकार के आरोप खास करके जो उनसे अलग होकर नेता आए हैं वो जो लगा रहे हैं, उसी प्रकार से कुछ आरोप अगर बंगाल में भी आप देख पा रहे हैं क्या? अगर ये 50 विधायक और 20 सांसद उधर से इधर आते हैं तो क्या इसके बाद अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी की मुश्किलें और बढ़ेंगी क्या? वो एक एक राज खोलेंगे क्या सभी, ये क्योंकि ये सभी राजदार हैं उनके। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ये तो खुलेगा ही खुलेगा। बस थोड़ा सा मैं पृष्ठभूमि एक लाइन की बता दूं कि आरएसएस की स्थापना करने वाले केशव बलिराम हेडगेवार साहब भी जो थे वो भी कांग्रेस के सदस्य थे और कांग्रेस के तहत ही वो आंदोलन करते थे और बाद में उन्होंने आरएसएस की स्थापना की, क्योंकि उस समय भी उनको लगा कि कांग्रेस में तुष्टीकरण की रीति और मान लीजिए जो बीजेपी के विचारधारा के साथ आ रहा है उसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर महुआ मोइत्रा को बीजेपी लेगी, सायोनी घोष को बीजेपी लेगी तो इसका विरोध होना चाहिए, तब गलत है। लेकिन अब काकोली घोष दस्तीदार के खिलाफ कौन से ऐसे आरोप, और देखिए बीजेपी चाह रही थी लेकिन काकोली तो राजदार है ममता बनर्जी के साथ, ममता बनर्जी के सभी राज जो है वो काकोली दस्तीदार को पता है, और काकोली दस्तीदार अगर इधर आ जाती हैं भारतीय जनता पार्टी में तब तो फिर ममता बनर्जी के वो सभी राज खुलेंगे जो अभी तक दफन है। हाँ, राज तो हैं, बहुत सारे राज हैं, हमें भी पता है, लेकिन उसको बोला नहीं जा सकता। अब ये राज है, हम लोग सबका सम्मान करते हैं, विपक्ष के नेताओं का भी सम्मान करते हैं और सत्ता पक्ष का भी सम्मान करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं का भी सम्मान करते हैं और भारत के आम नागरिकों का भी सम्मान करते हैं। तो ठीक है, वो उनके बीच की बात है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर विवादित व्यक्ति को लिया जाता है तो उसका विरोध हम लोग भी करेंगे, चाहे सायोनी घोष हो, चाहे महुआ मोइत्रा हो, कल्याण बनर्जी हो। लेकिन अगर कोई सामान्य पृष्ठभूमि का है और बीजेपी का, देखिए हुआ क्या, चुनाव जीतने के बाद 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तरह से किया है या फेसबुक लाइव आई है ममता बनर्जी। उन्होंने ये बोला लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस दिन फाल्टा का रिजल्ट आने मतलब तय हो गया 4 बजे के आसपास की अब बीजेपी अपराजय बढ़त मिल चुकी है बीजेपी को, तो अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि वो दिल्ली की चढ़ाई चढ़ेंगे अब। और इसके बाद से ये खबर आने लगी कि टीएमसी में टूट होगी। आप समझिए, बीजेपी सोचती है कि ममता बनर्जी को कोलकाता में घेर के रखा जाए या उनकी ताकत को खत्म कर दिया जाए, ताकि ऐसा ना हो कि एक, देखिए ममता बनर्जी क्या है कि एक लड़ाकू महिला है, इस बात से इनकार नहीं किया जाता। लेफ्ट को बीजेपी भी ये जानती है, क्योंकि कभी बीजेपी के साथ ही अलायंस में थी ममता बनर्जी और उस समय उनका सारा स्टैंड वही था जो आज अमित शाह जी का है कि घुसपैठियों को भगाना है, फर्जी वोटिंग रोकनी है, और पैरामिलिट्री फोर्सेस के निगरानी में, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इलेक्शन कमीशन सख्ती से चुनाव करा। ये सब ममता बनर्जी वही बात बोलती थी एक जमाने में लोकसभा में खड़ी होकर। तो ठीक है, बीजेपी चाहती है कि सेकेंड लाइन लीडरशिप टीएमसी की कमजोर हो ताकि टीएमसी की उभरने की संभावनाएं समाप्त हो। और टीएमसी अगर धमकी देती है कि वो अनरेस्ट करेगी बंगाल में, तो उस अनरेस्ट करने की क्षमता को भी खत्म करना है। और इसीलिए आप देखिए टीएमसी का जब भी प्रोटेस्ट हुआ कलकत्ता में तो कभी 50 विधायक गायब, कभी 15 विधायक गायब, कभी काउंसलर्स गायब। तो वो चाहती है कि बंगाल में जो अस्थिरता है, मेन है बंगाल को सिक्योर करना, बंगाल की सुरक्षा देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। हम आप सब देख रहे हैं कैसे बॉर्डर से भाग रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए, और उन सबके पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, और वो क्या कह रहे हैं कि बीजेपी आ गई इसीलिए हम जा रहे हैं। आप सोचिए, बॉर्डर पर फेंसिंग हो रही है और बांग्लादेश के कट्टरपंथी बिल मिला रहे हैं। तो अभी बीजेपी चाहती है कि इसमें तो संजीव जी ये कहा जा रहा है
कि इसमें ममता बनर्जी से भी ज्यादा बड़ी भूमिका अगर किसी की है तो वो अभिषेक बनर्जी की है, क्योंकि इन सभी का जो एक सिंडिकेट था और जिस सिंडिकेट के जरिए इन लोगों के कागजात बहुत तेजी से बनाए जाते थे, उन सभी की पहुंच सीधे और सीधे अभिषेक बनर्जी के पास है और अभिषेक बनर्जी से उनका तार जुड़ता था और उसके बाद सारे काम फटाफट हो जाते थे। तो क्या लगता है कि इसके बाद अभिषेक बनर्जी पर अब धीरे धीरे और शिकंजा कसेगा और हो ना हो आने वाले कुछ महीनों में उन्हें जेल की भी हवा खानी पड़े? नहीं, देखिए, मैं तो ममता बनर्जी को भी बराबर का भागीदार मानता हूं। ठीक है, अभिषेक तो प्यादा है, अभिषेक तो प्यादा था, लेकिन बादशाह या महारानी तो कहिए ममता बनर्जी थी, क्योंकि ममता बनर्जी के 2-3 स्टेटमेंट ऐसे हैं प्रवीण जी जो बताते हैं कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। एक उनका स्टेटमेंट था कि अगर वो 5 मिनट अपने एक वर्ग को छोड़ देंगी तो दूसरे वर्ग यानी बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक खदेड़ के भगा देगा, 12 बजा देगा, दिन में 12 बजा देगा। एक ये। दूसरा, जब वो ईद पर नमाज के दौरान गई पूरा मुस्लिम ड्रेस पहन के, मतलब माथा पूरा ढक के, और नमाज जो भी नमाज भी वो पढ़ लेती थी पता नहीं कैसे, और लोग मान भी लेते थे नमाज पढ़ना। आम तौर पे मुसलमान महिलाएं नमाज ऐसे खुले में नहीं पढ़ती, मस्जिद में भी नहीं पढ़ती, सड़क पे भी नहीं पढ़ती। और एक हिंदू महिला, वो भी एक ब्राह्मण हिंदू महिला का नमाज जाके पढ़ना कैसे मुस्लिम समाज स्वीकार कर रहा था, ये मुझे हैरानी होती है। तो उसमें उन्होंने कहा कि एक धर्म इतना गंदा है, और आज उन पर एफआईआर हुआ इसीलिए, और वो धर्म को, वो सनातन धर्म को गंदा कह रही थी। तो ऐसा नहीं, ममता बनर्जी इस पाप में बराबर शामिल है। और तीसरी बात, अभिषेक बनर्जी ने कहा जब यूनियन ऑफ इंडिया को चैलेंज दे रहा है, और पैरामिलिट्री फोर्सेज और आर्मी को जिस तरह से विलेन बना रही थी ममता बनर्जी, इससे लगता है, और जैसे ही ममता हारने की खबर ढाका पहुंचती है, ढाका के सारे बिल और मदरसों बिल मिलाने लग रहे हैं, सब बिल मिला रहे हैं, आज भी बिल मिला रहे हैं, फेंसिंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं नाल नाभि तो जुड़ी हुई थी, ये तो पता चलता है। और वो लोग जो अब खुद बोल रहे हैं, भारत के सारे लोग सुन रहे हैं, बंगाल के लोग सुन रहे हैं, जो ये सवाल पूछे थे कि घुसपैठिया कहां है, घुसपैठिया तुम्हारी आंखों के सामने है। अगर आंखों से मोतियाबिंद हट गया है तो देख लो लेफ्ट लिबरल के चमचों, देख लो लुटियंस गैंग के, खान के गिरोह के, उर्दू हुड के गिरोह, देख लो कहां पर माफिया है तुम्हारा। ये सब बांग्लादेशी घुसपैठिए, और ये क्या कहते हैं कि हमारा सब बना हुआ है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट। अब बताइए, आज मुखर्जी नगर दिल्ली में 27 लाख, संजीव जी आपको नहीं लगता कि वो जो 27 लाख लोग जो जिनका नाम अभी वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ा है, इनके जाने के बाद अब वो 7 लाख भी नहीं बचेगा जो नाम ठीक करने होंगे, या जिनके बारे में थोड़ी सी भी कुछ गड़बड़ियां रह गई होंगी उसको ठीक करने में? देखिए, वो समय लगेगा, लेकिन जो घुसपैठिए भागते हुए बोल रहे हैं कि वो कह रहे कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है, लेकिन एसआईआर की वजह से उनका नाम कट गया। तो इसका मतलब एसआईआर बिल्कुल सही हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एसआईआर पर मुहर लगा दी है। और आज तो हद हो गया प्रवीण जी, छोड़ दीजिए बंगाल, दिल्ली में मुखर्जी नगर में एक कमरे में 5 बांग्लादेशी अपने बांग्लादेशी पासपोर्ट के साथ पकड़े गए, पासपोर्ट के साथ पकड़े गए, दिल्ली में रह रहे हैं, उनका वीजा का समय भी एक्सपायर हो चुका है। सोचिए ये स्थिति हमारे देश की, कैसे हमारा देश सिक्योर्ड होगा, ये सोचना जरूरी है। पार्टी पॉलिटिक्स गई, अलग गई, मान लीजिए कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, लेकिन देश है तो कांग्रेस बीजेपी टीएमसी है, क्योंकि बांग्लादेश में कांग्रेस बीजेपी टीएमसी नाम की कोई पार्टी नहीं है, पाकिस्तान में कांग्रेस बीजेपी टीएमसी नाम की कोई पार्टी नहीं है। तो ये समझना चाहिए सत्ता में और विपक्ष में कि नेशनल सिक्योरिटी सबसे ऊपर है, और उस पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक आप बने रहिए क्यूबाई के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।